हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनु सर में। तो दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन की डेट्स आ गई हैं। आपको पता है 9 और 10 मई को एग्ज़ामिनेशन है और इसी सीरीज़ में आज हम देखेंगे पीजीटी 2010 का प्रीवियस पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दोस्तों आपको पढ़ना है। आप इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप इसको आराम से पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके ऑप्शंस में बताता चलूँगा। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओपिनियन ऑफ द टाउन्समैन अबाउट द माउंटेन्स बिफोर द 18th सेंचुरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 and 2, यानी कि बोथ ऑफ दीज। They were wild, they were dangerous places. Option number 3 is the right answer. Question number 2 is on your screen. Which natural objects made Lake District a popular place for a holiday? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, both of these, mountains and lakes. Question number 3 is on your screen. How is mountain climbing described? माउंटेन क्लाइंबिंग को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3, both of these popular and enormously attractive. Question number 4, how does one feel after climbing the mountain? पहाड़ पर चढ़कर कोई कैसा महसूस करता है? तो ऑप्शन नंबर 3, nobler and purer, both of these is the right answer. Question number 5 is on your screen. In changing the following direct speech into indirect speech, what change is required in the verb eat? तो दोस्तों आई नेवर ईट फिश ही एक्सप्लेंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आपको इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है। तो ईट की जगह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 8 इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज टू कॉल ऑफ मैन? टू कॉल ऑफ मैन का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, कैंसल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड, किसी चीज़ को कैंसिल करना जो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर डेजर्ट्स? ये दोस्तों रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है, DESERT होता है, ये है मीठा स्वीट। तो ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2, पुडिंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन? पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, A process that once begun creates many complicated problems. एक ऐसा प्रोसेस जब एक बार शुरू हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं पेंडोराज बॉक्स। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हेन वाज अनटचेबल फर्स्ट पब्लिश्ड? पहली बार अनटचेबल मुल्क राज आनंद का है वर्क। 1935 में अनटचेबल आया, 1936 में कुली आया, 1937 में टू लीव्स एंड अ बर्ड आया और 1940 में अर्नेस्ट हेमिंग का फ्रॉम होम द बेल टॉल्स आया और 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो 1935 इज़ द राइट आंसर। अनटचेबल पहली बार पब्लिश हुआ 1935 में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? 1904 में AC ब्रैडले ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। AC ब्रैडले का फुल फॉर्म क्या होगा? एंड्रयू सेसिल ब्रैडले। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। विद दिस की मीन्स ये की क्या है? की है सोनेट। विद दिस की यानी कि विद दिस सोनेट, यानी कि सोनेट नामक की से शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। शेक्सपियर ने अपना दिल खोल के रख दिया। 154 सोनेट लिखी हैं शेक्सपियर ने। 1 से लेके 126 तक मिस्टर WH को इन्होंने डेडिकेट की गए हैं। 127 से 152 तक डार्क लेडी को की हैं और 153 लव गॉड क्यूपिड को। तो विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम, ये वर्ड्सवर्थ ने इनके बारे में कहा है कि वो शेक्सपियर ने सोनेट नामक चाबी से अपना दिल खोल कर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज। तो इसको कहते हैं दोस्तों एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप इज। इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो दोस्तों सिमिली है नहीं, लाइक सो एज इसमें नहीं आया है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, पर्सोनी ऑक्सीमोरन कहीं दो
अपोजिट वर्ड भी नहीं आ रहे, तो बचा क्या, मेटोनमी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी रूटेड सॉरो, तो इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 मेटाफर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। द फिगर ऑफ स्पीच इन द हॉली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। एज दिख गया, लाइक सो एज देखना है, सिमली है राइट आंसर 4, सिमली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच हियर इज, तो यहाँ पे सी को देखिए, समुद्र को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री, तो इंग्लिश पोइट्री में सोनेट कौन लाया, सर थॉमस व्याट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। चौफियर की स्पेलिंग क्या होती है, CHAUFFEUR। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चालक होता है इसका मतलब। टू हैव एन एज ऑन मीन्स टू बी स्लाइटली बेटर देन, कुछ बेहतर होना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, टू बी स्लाइटली बेटर देन। बॉनहोमी मीन्स क्या होता है दोस्तों, बॉनहोमी का मतलब होता है गुड नेचर, अच्छे नेचर वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द वर्ड टेरेन मीन्स, टेरेन का मतलब होता है ट्रैक्ट ऑफ लैंड यानी कि भूभाग। 2010 का ये दोस्तों PGT का पेपर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसकी डिटेल्स भी इसमें लिख दी हैं आपकी सुविधा के लिए। क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूजेस इन, तो दोस्तों क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम थॉमस हार्डी ने अपनी एक सोनेट पोयम हैप में यूज किया था, जो कि 1866 में लिखी गई थी। रिवल्जन इनकी एक जो है पोयम है 1997 में ये लिखी गई, और सेल्वोडियन ऑथर होरेसियो कास्टेलेनियस मोया के द्वारा ये लिखा गया है। और द इम्परसिपिएंट पोयम ऑफ हार्डी है ये, और ये 1898 के कलेक्शन विसेक्स पोयम्स एंड अदर वर्सेस में इसको पब्लिश कराया गया। आ मीटिंग विद डिस्पेयर भी ये 1898 में आई, और ये भी कलेक्शन विसेक्स पोयम्स एंड कलेक्शन में ये भी पब्लिश कराई गई थॉमस हार्डी के। तो चारों ऑप्शंस को मैंने क्लियर कर दिया, तो ध्यान रखिएगा क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हैप में आएगा, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कैलकटा, 1965 में समर इन कैलकटा दोस्तों लिखी गई, आपको पता है। और समर इन कैलकटा कमला दास का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। कमला दास का जन्म कब हुआ, 31 मार्च 1934 में, और 31 मई 2009 में इनकी डेथ हुई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 कमला दास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। स्पॉट द एरर बाय आइडेंटिफाइंग द नंबर्ड पोजीशन, आपको 4 नंबर पे वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको एरर फाइंड करना है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ आ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होता है, यहाँ पे होता है रियल प्रॉब्लम, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। वेरी के साथ एक्चुअल नहीं रियल आएगा। ऑप्शन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन। Mark the part which contains an error in the following sentence. If there is an error in it, mark 4 as your choice. अगर गलती नहीं है तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। I would request you to see my cousin sister who had just returned from Germany. तो दोस्तों कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई बहन, तो यहाँ कजिन के साथ सिस्टर नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, तो आई ईट ओनली व्हेन आई एम हैंग्री, मैं तभी खाता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। क्वेश्चन नंबर 27 जो ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो दोस्तों अनलेस एक निगेटिव वर्ग है और निगेटिव वर्ड के साथ नॉट नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अनलेस इट विल रेन, यहाँ पे कॉमा नहीं आया रेन के बाद, ये भी गलत हो गया। फिर देखिए अनलेस ही एक्सरसाइजेस रेगुलरली कॉमा ही विल बी वीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अनलेस ही एक्सरसाइजेस रेगुलरली, जब तक वो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करता, ही विल बी वीक, वो क्या रहेगा, कमज़ोर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। चूज़ द बेस्ट फ्रॉम ऑर्डर द 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, तो ये जम्बल अप है, आपको इनको क्रम से लगाना है। तो क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ मैनकाइंड इज़ अ नॉलेज ऑफ दियर पैसन, यानी कि 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है।
शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग सिक, तो एट हार्ट हो जाएगा, शी वॉज फीलिंग सिक एट हार्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, हार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। मिस हैवसम रिमेंड अ स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर दोस्तों उसको बोलता है जो जीवन भर शादी नहीं करता है। तो मिस हैवसम जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में थी, उन्होंने मिस हैवसम 1861 में, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में आया, और इसमें मिस हैवसम नामक एक करेक्टर जिसने जीवन भर शादी क्यों नहीं की, क्योंकि उसके हस्बैंड ने जो है वो शादी वाले दिन उसको धोखा दे दिया था। वो ड्रेस पहने दुल्हन की ड्रेस में थी और उसने उसको धोखा दे दिया था, इसलिए उसको नफ़रत हो गई थी पुरुष जात से, और इसलिए उसने जीवन भर शादी नहीं की थी। सी वॉज बिट्रेड बाय द ब्राइडग्रूम। चलते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। काउंट ग्रेफी दोस्तों एक करेक्टर है इन हेमिंगवे के किस नावल में है? तो काउंट ग्रेफी एक करेक्टर है अ फेयरवेल टू आर्म्स का, 1929 में लिखा गया। काउंट ग्रेफी दोस्तों एक 94 ईयर का, 94 साल का एक बूढ़ा आदमी है जो कि मेंटोर है फेडरिक हेनरी का। ओल्ड मैन एंड द सी आपको पता है कि ये लिखा गया 1951 में, पब्लिश हुआ 1952 में, और इसको पुलित्जर मिला 1953 में और नोबल मिला 1954 में। फ्रॉम होम द बेल टॉल्स अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है और ये 1940 में लिखा गया। अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है, इसी में काउंट ग्रेफी करेक्टर आता है, 1929 में लिखा गया। द सन आल्सो राइजेस भी हेमिंगवे का वर्क है और ये 1926 में लिखा गया। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। असाइड का मतलब क्या होता है? तो असाइड का मतलब इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, नहीं ये नहीं होता है। मीन्स द बाइसॉर्ड ऑफ, नहीं। इज अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ इरेगुलर लाइन्स, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इज अ शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हर्ड बाई अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज और द ऑडियंस, यानी कि एक ऐसा छोटा सा स्पीच है जो ये माना जाता है नॉट सपोज टू बी हर्ड बाई अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज और द ऑडियंस। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 लिंगुआ फ्रैंका मीन्स, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज टू ऑल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर, आपको नो सूनर का यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर फॉर एज सुन एज शी केम होम शी वांटेड टू नो द वॉट अबाउट्स ऑफ हर हस्बैंड। जैसे ही एज सुन एज से यूज करके सेंटेंस बनाया गया, ऐसे ही नो सूनर का यूज करके आपको बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नो सूनर डिड शी केम, तो डिड के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं, ये तो गलत हो गया, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फिर फर्स्ट सेकेंड फॉर्म यहाँ भी है, थर्ड में यहाँ भी देखिए केम दिया हुआ है, तो इसको भी केम दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ फोर्थ वाले में देखिए नो सूनर के साथ वेन लगा हुआ है, तो चौथा भी गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दैन आना चाहिए। नो सूनर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट बीच में दैन, तो नो सूनर डिड शी कम होम देन शी वांटेड टू नो द व्हाट अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। फ्री वर्स इज पोइट्री, फ्री वर्स पोइट्री क्या होती है? कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, इसमें कोई भी रेगुलर मीटर नहीं होता, 2 इज़ द राइट आंसर। 36 इज ऑन योर स्क्रीन। अफोरिज्म क्या होता है दोस्तों? ये पूछा जा चुका है। अफोरिज्म होता है इज अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक बुद्धिमानी की बात की जाती है इसमें, तो इज अ स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 इज ऑन योर स्क्रीन। द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज, करेक्टली पंक्चुएशन आपको बताना है, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि परहैप्स क्राइड ही, न कॉमा है न कुछ है, तो गलत है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में परहैप्स क्राइड ही के बाद कॉमा नहीं है, ये भी गलत है। और चौथा परहैप्स क्राइड ही देयर में बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 देख लीजिए, परहैप्स क्राइड ही कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर।
द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन्स, पिजन्स की क्राई को किस वर्ड से हम बताते हैं? ऑप्शन नंबर 2 कू। पिजन्स कैसे आवाज़ निकालते? कू। यंग वन ऑफ स्वान, स्वान के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और फॉन हिरन का बच्चा होता है, ध्यान रखना। किटन बिल्ली का बच्चा होता है। चिकन तो पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑन योर स्क्रीन। चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। ही सेड आई केम हियर येस्टरडे, तो इसको दोस्तों इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ही सेड आई केम हियर येस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है। तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो यानी कि हैड में जाएगा। अब हैड देखो कहाँ कहाँ है, तो पहले में नहीं है, तीसरे में भी हैड नहीं है, चौथे में है, लेकिन यहाँ इंक्वायर्ड लगा दिया है। इंक्वायर्ड इंट्रोगेटिव में आता है, तो ऑप्शन नंबर बचा क्या? और पहले दोस्तों जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करिए तो पहले गलत वाले हटाइए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। रूल के हिसाब से जिनमें गलतियाँ पहले उनको काट दीजिए। अब इसमें देखिए ही सेड दैट, कनेक्टर दैट आ गया, और आई फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सन बटे 1 2 3 का रूल याद रखिए। सन बटे 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही चेंज होगा तो हो जाएगा ही सेड दैट ही, और पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो ही हैड कम, हियर का चेंज हो जाएगा देयर, और येस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें भी इनडायरेक्ट नरेशन करना। आई है बॉट अ हाउस, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही सेड, उसने कहा, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसका मतलब टेंस चेंज होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं, उफ रूल में तो है ही नहीं। यू पी पी एच, ध्यान रखिए। यू से यूनिवर्सल ट्रुथ, पी से प्रोवर्ब, पी से पास्ट इवेंट, और एस से हैबिचुअल एक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आई हैव बॉट अ हाउस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हैड पहले देखिए कहाँ कहाँ है। जहाँ हैड नहीं पहले उसको हटा दिए। यहाँ हैज है, इसको हटाइए। यहाँ भी केवल बॉट है, इसको हटाइए। यहाँ वुड है, ये भी हटाइए। तीनों कट गए। अब आंसर आपका निकल के आ गया। ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस। आराम से इस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा पहले गलत वालों को बाहर करिए, तब उसके बाद सिलेक्ट करिए आंसर, वरना गलती हो जाएगी। द एंटोनिम ऑफ इनडिस्क्रेशन इज, इनडिस्क्रेशन का विलोम दोस्तों क्या होता है? तो इनडिस्क्रेशन का मतलब होता है असावधानीपूर्ण या अभद्र व्यवहार। तो इसका विलोम हो जाएगा सर्कमस्पेक्शन, यानी कि सावधानता या एहतियात। सावधानता या एहतियात। तो सिनोनिम ऑफ इनएक्सोरेबल क्या हो जाएगा? तो इनएक्सोरेबल का मतलब होता है अनवरत या निष्ठुर। तो इसका ऑप्शन 2 रिलेंटलेस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ कॉल्ट। तो दोस्तों घोड़े के बच्चे को हम कॉल्ट कहते हैं, लेकिन कॉल्ट मेल बच्चे को कहते हैं। और इसका फीमेल बच्चा क्या होगा? तो कॉल्ट का फीमेल बच्चा हो जाएगा फिली। मेयर आपको पता है दोस्तों घोड़ी होती है, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, लेकिन कॉल्ट का क्या होगा? कॉल्ट घोड़े का बच्चा है, ये मेल बच्चा है, तो इसका फीमेल बच्चा घोड़े का होता है फिली। ऐसे डॉग का बिच हो जाता है, और ईव मिस मादा भेड़ होता है, आपको पता है मादा भेड़। सीप का ईव हो जाएगा, सीप मिस भेड़ होता है, तो सीप का अगर फीमेल पूछेगा तो वो ईव हो जाएगा। ईव मिस होता है मादा भेड़। बिच तो सबको ही पता है डॉग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज, जो पर्सन अपने आप रहता है तो उसको रिक्लूज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 46, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, इट इज़ अ मंथ सिंस द हॉलीडेज। तो दोस्तों स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट अगर यूज होता है तो हम वहाँ सिंपल पास्ट यूज करते हैं, तो बिगैन इसमें हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में आंसर में कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं उसका बिल्कुल क्लियर आपको कन्फ्यूजन दूर करूँगा। मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाने से पहले उसको खुद पढ़ता हूँ, और दोस्तों मैं खुद ही अपनी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहा हूँ, इसलिए मैं खुद पढ़ता रहता हूँ, और जो पढ़ता रहता है वो आपको अपडेट रखता है। फिल इन द ब्लैंक बाय मेकिंग एन एप्रोप्रिएट चॉइस। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एन एडिशन ऑफ 20% ऑफ द बेसिक
और डैश अ मिनिमम ऑफ ₹50 फॉर फिक्सिंग द पे। तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट टू एक इडियम फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है डिपेंडेंट ऑन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सप्लाई द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लाई को समझना। लाई का मतलब लेटना होता है और एक लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है। यहाँ कह रहा है ही हैज़ डैश अवेक इन बेड फॉर आवर्स, वो घंटों से बिस्तर में क्या हुआ है, बिस्तर में झूठ तो नहीं बोल रहा है, मतलब झूठ यहाँ पे लेटने वाला है। अब लेटने का जो मीनिंग है वो ट्रांजिटिव वर्ब में अलग यूज होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब में अलग होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इन मतलब होता है में नहीं आता है, यानी क्या नहीं आता है, ऑब्जेक्ट। जहाँ ऑब्जेक्ट ना आए वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जहाँ ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोनों को समझेंगे। पहले देखते हैं हम, जो सेंटेंस दिया हुआ है ये इंट्रांजिटिव वर्ब का है। तो यहाँ पे लाई की तीनों फॉर्म क्या हो जाएंगी, लाई की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी LIE लाई, सेकेंड फॉर्म क्या होगी LAY ले, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, लेन। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रांजिटिव होता, अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसकी तीनों फॉर्म क्या हो जाती, तो ले हो जाता, फिर लेड हो जाता सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो जाता लेड, ले लेड लेड हो जाता। यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग क्या बैठता है, यहाँ पे टू पुट या प्लेस बैठता है। और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है टू रिक्लाइन, सहारा लेकर लेटना। यहाँ पर सहारा लेकर लेटने के लिए क्या आएगा, लाई ले लेन। तो थर्ड फॉर्म लेन होती है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, हैज के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म क्या है, लेन इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल अल्टरनेटिव आपको यूज करना। ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग द बुक्स हो जाएगा दोस्तों, ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग द बुक्स दैट ही हैड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 50, व्हाट इज़ द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट का इम्पोलाइट हो जाएगा, IM इम। 51, विच वन इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव की एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजेमार। तो इजेमार कहाँ है, थर्ड वाले में केवल है, इसमें ऊपर वाले में आर है, लेकिन यहाँ पे मी दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट से उठेगा मी का आई। तो आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, थर्ड इज़ द राइट आंसर। हैव लग होगा नहीं, हैव बीन होगा नहीं, यहाँ आर आया है लेकिन यहाँ इन्होंने नॉवेल से बनाया, ये गलत है, यहाँ मी से बनेगा, क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बनाते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बात करता है किसकी, वस्तुओं की, थिंग्स की, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बात करता है किसकी, पर्सन्स की। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम किससे बनाएंगे, हम बनाएंगे मी का आई करेंगे, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्लूरल ऑफ ब्यूरो इज़। अब देखिए दो ऑप्शन इन्होंने बहुत क्लोज दिए हैं, ये सेकेंड और फोर्थ तो है ही नहीं, सेकेंड और फोर्थ तो है ही नहीं, क्यों, ये ब्यूरोज़ का होता नहीं, लेकिन ये दो, ये फ्रेंच वर्ड में होता है ब्यूरोज़, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से हम करेक्ट आंसर 3 को मानेंगे, ना कि इसको। तो ये भी गलत हो जाएगा, 3 गलत हो गए, ब्यूरेक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, BUREAUX। चलिए क्वेश्चन 53 देखते हैं दोस्तों, स्पॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। तो उसमें वॉक फास्ट, तेज चलो, लेस्ट यू मिस द ट्रेन। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, जब भी लेस्ट दिया होगा तो शुड आएगा। शुड देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी चलो कहीं तुम ट्रेन ना मिस कर दो। क्वेश्चन नंबर 54, अ ल्यूनेटिक इज़ कन्फाइंड टू। ल्यूनेटिक मतलब पागल होता है, पागल को कहाँ रखा जाएगा, पागल खाने में रखा जाएगा, तो जेल में रखा नहीं जाएगा, होल में रखा जाएगा ना, मोनास्ट्री में साधु लोग रहते हैं तो वहाँ भी नहीं रखा जाएगा, तो असाइलम पागल खाने में रखा जाएगा। असाइलम में कुछ शरणार्थी भी रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ल्यूनेटिक के लिए असाइलम करेक्ट वर्ड होगा। 54 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 एंड असाइलम इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर।
दोस्तों ये 2010 का पेपर है पीजीटी का। प्रीवियस क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिए। पीजीटी के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के ही जाइए। 9-10 मई को पेपर लगा हुआ है। आज आपको 30 अप्रैल को आपको बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा शहर है, और आपके सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए गए हैं। 9 मई को कौन से हैं, 10 मई को कौन से हैं। तो 2026 9 मई 10 मई को आपका पेपर है पीजीटी का। तैयारी करके जाइए। नेसेसिटीज़ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नेसेसिटेट। तो वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी हो जाएगा ऑप्शन 4 नेसेसिटेट। 56 देख लीजिए दोस्तों, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट। बोस्ट एक वर्ब हो गई, अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है। तो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा बोस्टफुल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। एडजेक्टिव कावर्ड हैज़ द नाउन फॉर्म। अब कावर्ड मीन्स क्या होता है, कायर होता है। कायर एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब कावर्डली भी एक एडजेक्टिव वर्ड है दोस्तों। इसको एडवर्ब समझने की गलती मत देखना करना। बहुत सारे लोग LY देखते ही उसको एडजेक्टिव उसको एडवर्ब समझ लेते हैं। तो कावर्डली भी एक एडजेक्टिव है। अब कॉवर्डम क्या है, कॉवर्डम जो है नॉट इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्ड है। कॉवर्डसम भी नॉट इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्ड है। बचा क्या, कॉवर्डिक। तो कॉवर्डिक मतलब होता है कायरता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये पीजीटी 2010 के 57 क्वेश्चन थे। अगली क्लास में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से बताया है और सारे क्वेश्चंस के क्लियर आंसर दिए। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मेरे साथ लगातार पढ़ते रहिए। और मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा नेक्स्ट टारगेट है। पढ़ते रहिए दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो लाइक भले मत करिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पहुंच जाए। पसंद नहीं आएगी कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट, बाय बाय।